हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज की वीडियो स्पेसिफिकली कुछ ये क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, जो कि स्टूडेंट से मुझे सुनने को मिल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर जो टेस्ट अभी रिसेंटली सीएमईडी का हुआ था 10th ऑफ अप्रैल को। उसके बाद में जो है काफी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, और 2-3 स्टूडेंट्स की कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में शेयर करूंगी कि उन्होंने टेस्ट में क्या मिस्टेक्स की थी एंड आपको वो मिस्टेक्स आपके एग्जाम में बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और अगर आपको एग्जेम्पशन स्कोर करनी है तब भी आपको क्या क्या जो टिप्स है बेसिकली वो ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो बेसिक मुझे कुछ क्वेश्चंस जो है वो लग रहे हैं जो कि आप लोगों के मन में है और काफी लोगों ने पूछा भी है, तो वो क्वेश्चंस जो हैं, सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन है कि हमें मैम किस तरीके से आंसर्स लिखने चाहिए एग्जाम में, हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। दूसरी चीज, आपने जो नोट्स दिए हैं क्या हम वो नोट्स पढ़ के ही एग्जाम में चले जाएं, क्या हमें मॉड्यूल से भी पढ़ना चाहिए। और फोर्थ क्वेश्चन ये था कि क्या हम एग्जाम में फ्लो चार्ट्स बना के आ सकते हैं क्या, जैसे आपने आपके नोट्स में बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लो चार्ट्स वाली चीज थी, जैसा मैंने आपको कहा था कि अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ था, तो उसमें कम से कम 3 से 4 बच्चों ने पूरे पूरे आंसर शीट्स में फ्लो चार्ट ही बनाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी एंड तक सुनना, ठीक है, बिकॉज इसकी वजह से हो सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं एग्जाम में वो अच्छे आ जाएं और आप कुछ गलतियां जो वैसे कर सकते थे अभी वो आप जो है वो नहीं करोगे आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो। तो आप भी सुनो, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं जून में, आप उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर करो। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला कि आपको एग्जाम्स में आंसर किस तरीके से लिखने हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि कैसे आपको आंसर्स प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में सेकंड जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या नोट सफिशिएंट है या फिर मैम हमें मॉड्यूल भी पढ़ना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज ये होती है कि जो आपके नोट्स हैं, नोट्स इस तरीके से होते हैं कि वहां पे आपको प्रेजेंटेशन जो होती है वो ऐसी होती है कि आपको देख के और वो जो चीजें हैं वो इजीली क्विकली याद हो जाए एंड स्पेशली वो आप तब पढ़ पाओ जब आपका एग्जाम टाइम है और आपको, जैसे आपको पता है कि एग्जाम से पहले हमें कोई बहुत ज्यादा गैप तो मिलता नहीं है, तो हमें वो एग्जाम से पहले पढ़ना होता है। तो उस टाइम पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप जो है 500 600 800 पेज का मॉड्यूल पढ़ लो, सो दैट इज लाइक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप इतना मोटा मॉड्यूल पढ़ लोगे। दूसरी चीज ये होती है कि नोट्स जो होते हैं वो फ्लो चार्ट फॉर्म में होते हैं। एग्जाम में हमें फ्लो चार्ट्स नहीं बनाने हैं, एग्जाम में आपको क्या करना होता है, एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिखनी होती है। ठीक है, अब क्या हम सिर्फ नोट्स पढ़ के एग्जाम में जा सकते हैं। देखो मैंने जो आपके नोट्स बनाए हैं, अगर किसी ने नोट्स पढ़े होंगे तो उनको ये चीज समझ में आई होगी कि नोट्स में जो भी कंटेंट है वो कंटेंट मॉड्यूल का ही कंटेंट है। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपके साथ में ये आ रही है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो मैं आज अभी आपको यही सिखाने वाली हूँ कि आप उस नोट्स से प्रेजेंटेशन कैसे करो। और अगर आप वो नोट्स पढ़ लेते हो, सो अभी इस टाइम पे अगर मान लो आपने एक भी बार मॉड्यूल नहीं पढ़ा है और आपको लगता है कि हमारे पास में जो है वो क्राइसिस है टाइम का कि मैम हम इतना मोटा मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नोट्स हैं वो नोट्स ही सफिशिएंट है, आप एक बार पढ़ने का ट्राई तो करो। आपको ये लगता होगा कि वो नोट्स में सिर्फ कीवर्ड्स है, बट नहीं, नोट्स में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाले एक शॉर्ट नोट्स नहीं दिए कि सिर्फ कीवर्ड लिख दिया मैंने, कि जैसे इंटरनल कंट्रोल है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया, सेफ गार्ड असेट्स। नहीं, मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, और आपको वो स्टेटमेंट को ही प्रेजेंट करना है, इसका मतलब वो नोट सफिशिएंट है, उसमें मॉड्यूल की ही लैंग्वेज है। तो अगर आप वो नोट्स पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको वापस से मॉड्यूल भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक बार पहले मॉड्यूल पढ़ रखा है और आप फिर नोट्स पढ़ते हो, तब आपका कंपैरिजन जो है तब आप बहुत इजीली कर पाओगे कि अच्छा इसमें तो वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ यहाँ पे नोट्स के थ्रू ही। देखो सबसे पहले अगर हम अपना फर्स्ट जो हमने यहाँ पे चैप्टर डिस्कस किया था इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोले, आप देखो यहाँ पे खुद देखना आप लोग, हमने क्या लिखा है, सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है, मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब एग्जाम में आपको
क्या करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये 3 एरोज बनाए हैं, ये 4 एरोज बनाए ये वाले, ये एरो आपको एग्जाम में नहीं बनाने, बस इतना सा ही करना है। बाकी ये जो पूरी की पूरी लैंग्वेज है ये मॉड्यूल की ही लैंग्वेज है, आपको यही चीज समझनी है। देखो अब पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको आगे जाके 3 एरोज बना दिए, आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको यहीं से ही स्टार्ट कर देना है। एग्जाम में बस हमें प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज करनी है कि जहां जहां पे फ्लो चार्ट्स है वो हमें हटा देने हैं और उसकी हमें लैंग्वेज लिख देनी है, बस इतना सा काम करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम विच इज लगा दो। अब थोड़ी बहुत तो आपको ग्रामर यार लगानी पड़ेगी, थोड़े बहुत आपको कनेक्टिंग वर्ड्स लगाने पड़ेंगे सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए। अब आप यार स्कूल से अभी तक पढ़ के आए हो, आपने 12th तक पढ़ाई करी है, अभी आप यहाँ फाइनल तक पहुंचे हो, तो इतना तो आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लैंग्वेज बना सकते हो, थोड़ी सी फ्रेम कर सकते हो लाइंस को आपस में। नोट्स में बस वो एक दो जो वर्ड्स होते हैं ना जिससे लाइन कनेक्ट होती है, वो नहीं होते बस। देखो आईसीएस एज अ सिस्टम, इतना आपने लिखा, उसके बाद आप क्या लगा दो, विच इज, इतना सा तो आप लगा सकते हो, विच इज डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड, ये लाइन सेम आ जाएगी। बाय मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये लाइन भी सेम आ जाएगी। अब क्यों, आगे वाली लाइन भी सेम आ जाएगी, कॉमा लगा के लिखना है, बस आपको ये एरोज हटा देने हैं, ये एरो हटा दो, और ये एरो हटा के सिंपल आप यहाँ पे ऐसे बुलेट्स बना दो। यस, अगर आप एरो भी बना के आते हो यार मार्जिन लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एग्जाम में हमें वैसे भी पॉइंट्स में आंसर करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला, अब यहाँ पे ये बोला कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हाँ, बाय मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस विद रिगार्ड टू, पूरा लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हो, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लिखा यहाँ तक। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने इजी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने नोट्स में 4 एरो बना दिए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये 4 एरोस को हटाना है, सिंपल। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें, तुमने जैसे यहाँ पे लिखा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, डैश करो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, या फर्स्ट पॉइंट भी मत बनाओ, बुलेट बनाओ, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन में आप कैसे लिख दोगे, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, सिंपल। सेकेंड लाइन में आ जाओ, सेकेंड लाइन में क्या लिख दो, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। थर्ड लाइन में आ जाओ, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। और फोर्थ लाइन में आ जाओ, कंप्लायंस विद लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। इतना सा करना है। और हम इसमें ऐसे हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा मैम एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। कुछ भी नहीं करना आपको, ये जो मैंने नोट्स दिए हैं ना, ये नोट्स आप ये मानो पूरे मॉड्यूल का ही कंटेंट और इवन लैंग्वेज भी है। 2-3 कनेक्टिंग वर्ड्स लगाओगे, ये एरो हटा दोगे एग्जाम में, बस, और पॉइंट्स बना दोगे। पैराग्राफ तुम्हें बनाने नहीं, पॉइंट्स बनाने, पॉइंट्स बना दोगे, इसको लिख के आ जाओगे, काम खत्म, इतना सा ही करना है। बट इतनी मेहनत तुम्हें करनी होगी। कुछ बच्चों ने, मैंने जैसा आपको बोला, क्या मिस्टेक करी है, ये एरो बनाकर आ गए, ये एरो बनाकर आंसर्स कर दिए, ये चीज मत करो। एग्जाम में हमें एरो नहीं बना के आने, एग्जाम में हमें पॉइंट्स में लिख के आना है, ठीक है। और यहाँ पे बस आपको इतना सा काम करना है कि आपको ये जो एरोज है उसको हटा के और पॉइंट्स में लिखना है। पूरे नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं उसमें ऐसे ही करना है। आप चाहे कोई सा भी टॉपिक देख लो, जैसे अदर ऑब्जेक्टिव्स तो एकदम सिंपल है, तो इसमें कुछ फ्लो चार्ट है भी नहीं। चलो आगे आ जाओ, देखो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्कोप ऑफ आईसीएस, यहाँ टाइप्स ऑफ आईसीएस। अब सुनो, स्कोप ऑफ आईसीएस है, यहाँ टाइप्स ऑफ आईसीएस है। अब सबसे पहले आपसे ये 7 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ऑफ कोर्स। एग्जाम में ये आपसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ये आपसे 7 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें ये 7 मार्क के क्वेश्चन को, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक और मैंने आपको वीडियो जो है वो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि एक आंसर को प्रेजेंट करने के लिए 3 आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो वो वाला वीडियो में नीचे जो है लिंक डाल दूंगी, वो भी आप जाके देखो। एक और CMED आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नाम से वो वीडियो है, ठीक है, वो भी आप रेफर करना। मैंने आपको उसमें सिखाया है कि 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले बिगिनिंग जो करनी होती है वो किससे करनी होती है, बिगिनिंग हमें करनी होती है इंट्रोडक्शन से।
आप कभी भी बिना किसी चीज का इंट्रो लिखे मत स्टार्ट करना। 7 मार्क का क्वेश्चन है, तुम्हें प्रेजेंटेशन अच्छी करनी होगी वरना मार्क्स नहीं आएंगे। तो आप 2 से 3 लाइंस मैक्स आईसीएस का मीनिंग लिखो। इंट्रो का मतलब जो आपसे टॉपिक पूछा गया है ना, उस टॉपिक के बारे में बताना है हमें 2 से 3 लाइन का। ऐसे मत करना है कि पूरा एक पेज आपने आईसीएस लिख दिया, क्या होता है, नहीं, इंट्रो का मतलब वो नहीं होता। 2-3 लाइंस में आप लिखो। अब अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको हर एक टॉपिक के पहले आईसीएस का मीनिंग लिख के दूं, तुम खुद ही माथा पीट लोगे, अरे यार एक ही चीज को मैम आपने 100 बार क्यों लिखा है। तो बस वही चीज होती है कि मैंने नहीं लिखा, बट तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि हमें एग्जाम में उसको लिखना है। तो थोड़ा बहुत एफर्ट आपके साइड से होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये सोच लोगे ना कि सिर्फ और सिर्फ कि हम एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आ जाए या एज इट इज मॉड्यूल कॉपी पेस्ट करके आ जाए, वो चीज नहीं होगी। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, फाइनल में क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते। आप देखते हो ना प्रैक्टिकल में भी, क्या प्रैक्टिकल में क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के आ जाता है? नहीं, चीजें चेंज आती हैं। 2-3 क्वेश्चंस कंबाइन करके एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें तो बस आप एज इट इज आंसर बता दो कि ऐसे ही लिखना है? नहीं, आपको खुद का एफर्ट करना होगा, ठीक है। और जो खुद का एफर्ट कर सकता है उसी के ही अच्छे मार्क्स आते हैं, उसी की ही एग्जामिशन आती है, उसी की ही रैंक आती है। तो अगर आप वो इंटर वाली अप्रोच के साथ में फाइनल का एग्जाम देने जाओगे कि हमें तो आप एज इट इज बता दो कि ऐसे लिख के आना है, वो चीज नहीं होगी। बिकॉज वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। हो सकता है क्वेश्चन 3 चैप्टर्स से कंबाइंड पूछ लिया जाए, ठीक है। मैंने आपको प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस करा दिए, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपकी एबिलिटी बढ़ेगी उसको लिखने की। और मैंने आपको 1000 बार कहा है कि यार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, लिखो कॉपी में और मुझे आंसर्स भेजो। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भेजते भी हैं और मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ कि क्या क्या मिस्टेक आपकी हो रही है, तो उससे वो इम्प्रूव भी हो रहे हैं। पर आप लोग करोगे ही नहीं तो आपको नहीं समझ में आने वाली वो चीज, फिर आप परेशान होते हो, फिर अटेम्प्ट लगवाते हो, फिर बोलते हो कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें थ्योरी पेपर्स कैसे लिखने होते हैं। एफर्ट की कमी है, ठीक है। नोट्स आपको मिल रहे हैं, नोट्स ऐसे एज इट इज कॉपी पेस्ट करके मत आना एग्जाम में। और ऐसा नहीं है कि हमें बहुत भारी भरकम एफर्ट करना पड़ रहा है कि हमें पूरा मॉड्यूल याद करना पड़ रहा है, नहीं। कितना सा करना है आपको नोट्स में, देखो नोट्स में पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है मैंने। अच्छा, एक और चीज है, फुल फॉर्म लिखना प्लीज। आईसीएस का आईसीएस मत लिख के आना एग्जाम में। नोट्स में मैं बार बार फुल फॉर्म नहीं लिखती हूँ, तुमको फुल फॉर्म ही लिखना है एग्जाम में। तुम ये कंजूसी मत करना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास स्पेस नहीं है, हम नहीं लिख रहे। आईसीएस पूरा लिखोगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज, पूरी लैंग्वेज ही तो है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है। अब यहाँ पे अब आपको कॉपी में कैसे करना है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4 पॉइंट्स है। अब तुम एग्जाम में ये ऐसे 4 पॉइंट्स नहीं बनाकर आओगे फ्लो चार्ट में, तुम एग्जाम में देखो इसको कैसे करोगे। तुम एग्जाम में इसको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो मैंने तुम्हें जैसे बताया कि तुम सबसे पहले हेडिंग बनाओगे किसकी, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन जो है तुम्हें एग्जाम में इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, तुम्हें तो क्या लिखना है एग्जाम में, जो भी टॉपिक है, जैसे मीनिंग ऑफ आईसीएस, मीनिंग ऑफ आईसीएस लिखा, अंडरलाइन करा, उसके आगे डेफिनेशन लिख दी पूरी, नॉट इन फ्लो चार्ट बट इन स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। नोट्स में जो लिखा हुआ है उसी को ही तुम थोड़ा सा कनेक्टिंग लैंग्वेज यूज करके स्टेटमेंट बनाओगे, लिखा हमने। अब हमसे सेकंड टॉपिक क्या पूछा गया था, हमसे सेकंड टॉपिक पूछा गया था टाइप्स ऑफ आईसीएस। तब तुम सेकंड हेडिंग बनाओ लाइन छोड़ के। एक तो पता नहीं कुछ बच्चे लाइन क्यों नहीं छोड़ते, इतनी कंजूसी करते हैं कि हमें तो आंसर एक पेज में ही लिखना है, भले वो आंसर 2.5 पेज का हो, हम लिखेंगे कैसे भी कंजूसी करके एक ही पेज में। अरे भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जितना सुंदर लिख के आओगे, और सुंदर लिखने का मतलब हैंडराइटिंग अच्छा होना नहीं होता, एवरेज हैंडराइटिंग भी है अगर आपकी, समझ में आनी चाहिए कॉपी चेक करने वाले को, दैट्स इट। अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब है समझ में आ रहा है कि इसने कैसे लिखा है, समझ आ रहा है कौन सा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये मत बोलना कि हमारी हैंडराइटिंग ही बुरी है, अब हम क्या कर सकते हैं, नहीं। आप प्रेजेंटेशन को बेटर कर सकते हो बिना हैंडराइटिंग पे काम किए। हैंडराइटिंग ऐसी एवरेज है ना तो भी चलेगा। तो क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, टाइप्स ऑफ आईसीएस, आईसीएस पूरा लिखोगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब अब यहाँ पे आओ वापस से। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब मैंने इसको ऐसे एरो में बनाया है, तुम्हें क्या चेंज करना है, तुम्हें बस इसको यहाँ लिख देना है, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल्स,
सिंपल, अंडरलाइन करो इसको, डैश लगाओ इसके आगे। अब मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, मैंने देखो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है कंट्रोल्स कंसर्न्ड विथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। मैंने क्या लिखा है, कंट्रोल्स कंसर्न्ड विथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। अब तुम्हें थोड़ी सी लैंग्वेज बनानी है। अब तुम ये लैंग्वेज कैसे बनाओगे, ऐसे कैसे बनाओगे, अकाउंटिंग कंट्रोल्स आर, accounting controls are such controls that are concerned with financial aspects। लिखा मैंने वही है जो मैंने नोट्स में लिखा है, बट उसको कैसे आपको लैंग्वेज में लिखना है। अब ये चीज तो तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी ना, चाहे तुम कितनी मॉड्यूल पढ़ लो। मॉड्यूल में भी ये लिखा हुआ है, मॉड्यूल की लैंग्वेज तुम्हें इतनी टिपिकल लगेगी कि हमसे वो भी याद नहीं हो रही। तो बेटर है कि जो चीज आपने नोट्स में लिखी है, नोट्स से ही आप ऐसे प्रैक्टिस करो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मॉड्यूल पढ़ने की। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपने अभी तक भी मॉड्यूल नहीं पढ़ा है और आपको लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम आती है मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ने में, आप नोट्स पढ़ो। नोट्स पढ़ने के बाद टाइम बचता है तो मॉड्यूल पढ़ लेना, नहीं तो ऐसे प्रैक्टिस कर लो आप, मतलब सफिशिएंट है बहुत ज्यादा वो भी। बट इतना एफर्ट तो करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे हम ये भी क्यों लिखें, अकाउंटिंग कंट्रोल्स आर, आपने तो नोट्स में नहीं लिखी ये चीज। नोट्स का मतलब ही क्या होगा, अगर मैं पूरा का पूरा लैंग्वेज दे दूंगी तो फिर तब मॉड्यूल ही पढ़ लेंगे। ठीक है, सो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद देखो, अब आप सेकंड पॉइंट बनाओगे। अब वहां पे हम ऐसे लिख रहे थे, ऑब्वियस सी बात है फ्लो चार्ट में। अब आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट में नहीं लिखना है, आपको ऐसे कंटिन्यूएशन में लिखना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपके अकाउंटिंग कंट्रोल्स हैं उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो बस उसको आप यहाँ पे लिखो कि सम, अब एक लाइन लिखो, वहां पे मैंने एग्जाम्पल लिख के डैश कर दिया। अब तुम यहाँ पे एक लाइन लिखो ना, सम एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर। इतना तो हम कर सकते हैं, ये तो बेसिक इंग्लिश है। अब बस बुलेट्स बना दो। फर्स्ट पॉइंट लिखो सेफ गार्डिंग असेट्स, सेकेंड पॉइंट लिखो डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स। पूरा लिखना ऑब्वियसली, मैं समझा रही हूँ यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट लिखो रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इस तरीके से बस तुम्हें फ्लो चार्ट के एरो हटाने हैं और पॉइंट्स लिख देने हैं, इतना सा काम करना है। ठीक है, सो इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपके जो ये स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस थे ना, दो क्वेश्चन थे कि क्या नोट सफिशिएंट है, बिल्कुल। क्योंकि ये नोट्स आप पढ़ के देखना, सिर्फ वो नोट्स नहीं है कि आपको ओनली कीवर्ड कीवर्ड मिल गए। और दूसरी चीज, मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल से ही नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपके दोनों काम एक साथ हो गए। बट एफर्ट आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर आप ये बोलोगे कि हमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना, हमें बिल्कुल भी लैंग्वेज नहीं बनानी है, बिल्कुल भी हमें कनेक्टिंग वर्ड्स, इज़म और ये सब यूज नहीं करने हैं, तो फिर देखो मार्क्स कटेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम आपकी एकदम बहुत ना फ्लुएंट आप इंग्लिश बोलते हो, जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो। बेसिक इंग्लिश तो हमें आती है कि हम एक सेंटेंस फ्रेम कर सके, वो ही करना है आपको एग्जाम में। इंटेंशन चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे आप फाइनेंशियल कंट्रोल की जगह पे नॉन फाइनेंशियल मत लिख देना, ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है कि मैम क्या हम बिल्कुल भी फ्लो चार्ट्स नहीं बना के आ सकते। अब देखो ध्यान से सुनना, 7 मार्क क्वेश्चन है, आपको पूरा 7 का 7 मार्क क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में देना है। क्लियर है, पूरा आपको प्रेजेंटेशन में देना है। पूरा इस तरीके से आपने लिख लिया, यहाँ पे एंड हो गए आपके चारों 4 तक कंट्रोल्स। यानी अब आपको लगता है अब मेरा आंसर एकदम कंप्लीट है, मुझे इसमें लैंग्वेज में और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, पूरा आंसर हो गया। अब आपको लग रहा है कि आई एम लेफ्ट विद सम टाइम, कि मुझे लगता है कि मेरा पेपर जल्दी हो जाएगा, मेरे पास टाइम है 2 मिनट का एक्स्ट्रा। तब आप क्या बनाकर आ सकते हो, तब आप फ्लो चार्ट्स बनाकर आ सकते हो, ऐसे टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स करके, और 4 आपने लिख दिया, काउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ऑपरेशनल, कंप्लायंस, इस तरीके से। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है। अगर आप सिर्फ इसको आंसर में लिखोगे और एक्सपेक्ट करोगे मेरे 7 में से 7 आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक्स्ट्रा कंटेंट है।
और ये भी सिर्फ उनको करना है जिनकी बहुत ही होता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है कि बहुत जल्दी पेपर हो जाता है, हम तो आधे घंटे पहले फ्री हो जाते हैं पूरा पेपर करने के बाद, टाइम बचता है हमारे पास, तब आप एक्स्ट्रा में ये कर सकते हो। बट अगर आपका टाइम नहीं बचता, जो कि मोस्ट जो है स्टूडेंट्स का नहीं बचेगा अगर वो ढंग से पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो, अनलेस आपकी बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत ज्यादा ही अच्छी स्पीड है, तो आप इसको मत बनाओ, आप नॉर्मल लैंग्वेज लिख के आओ। टाइम बचता है बहुत ज्यादा तब आप ये कर सकते, बट ये एक्स्ट्रा में है, वापस से सुन लो, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट्स आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा, एक्स्ट्रा में। क्लियर है? ठीक है। सो आई होप अब आपको ये जो सारी चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमें लिखना है। और एक और चीज है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एक बार आपको मॉड्यूल को गो थ्रू करना ही चाहिए, बिकॉज मॉड्यूल को जब आप पढ़ते हो ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी प्रैक्टिस बनती है कि हमें कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी को इंग्लिश सीखनी होती है, तो इंग्लिश सीखनी होती है तो उसको क्या रेकमेंड किया जाता है कि एक तो बहुत बेसिक है कि आप क्लासेस ज्वाइन कर लो, दैट इज ओके, बट उसके अलावा आपने सुना होगा हम उसको क्या बोलते हैं कि आप है ना इंग्लिश बुक्स पढ़ो, या फिर आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे जाके हॉलीवुड मूवीज देखो इंग्लिश में। तो उससे क्या होता है, हमें समझ में आता है कि कैसे कैसे चीजें हो रही है। तो जब आप मॉड्यूल पढ़ते हो तो उससे क्या होता है कि आपको है ना एक फ्लो समझ में आता है कि अच्छा कैसे कैसे ये कनेक्ट कर रहा है चीजों, तो वो आपको एक बार पढ़ना होता है। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जब मैं भी पढ़ती थी तो मैंने क्या किया था, एक बार मॉड्यूल पढ़ा था और मैंने उस मॉड्यूल से ऐसे ही फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में नोट्स बनाए थे, और मैं एग्जाम तक वो नोट्स से ही पढ़ती थी। बार बार आपको बुक चेंज नहीं करनी होती है कि हर बार मैं नए ऑथर की बुक ले आऊंगी और नए फैकल्टी की बुक ले आऊंगी और मैं हर बार एग्जाम से पहले 10 बुक्स पढ़ के जाऊंगी, नहीं। मॉड्यूल को पेज बनाओ, एक किसी के नोट्स ले लो या खुद बना रहे हो, जैसा भी है, दैट्स इट। एक बार मॉड्यूल पढ़ने से आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा हमें लिखना कैसे होता है, आपको वो समझ में आ गया कि सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं, जैसे कंटेंट को हमें इनहांस, मॉड्यूल में क्या होता है कि चीज को 4 बार बोला होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें मॉड्यूल में मतलब कोई भी टॉपिक है जिसमें 4 ही लाइंस लिखनी है, मतलब कंटेंट ऐसा है कि 4 ही लाइंस दे रखी है। अब आपसे पूछ लिया वो 7 मार्क का क्वेश्चन, कैसे लिख के आओगे? तो थोड़ा सा हमें आसपास की चीजों को भी कनेक्ट करके लिखना होगा। तो वो चीजें समझ कैसे आती हैं हमें, जब हम एक बार मॉड्यूल पढ़ लेते हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा या नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। आप बस जैसा मैंने बताया है तो इस तरीके से नोट्स के थ्रू ऐसे लैंग्वेज लिखने की प्रैक्टिस करो। और ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि टेस्ट देते टाइम करनी है, टेस्ट से पहले भी करनी है। और जितना हो सके, जिसने स्पेशली कोर्स परचेज किया है उनको तो सबको टेस्ट देना ही चाहिए, या आपने मान लो यहाँ से नहीं कहीं से भी आप टेस्ट परचेज करके टेस्ट दो, क्योंकि आप जितने टेस्ट दोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बनेगी और उतना आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं। क्लियर है? चलो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ लास्ट, छोटी सी। अभी जो रिसेंटली मैंने आपका टेस्ट लिया था उस पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक। ये अभी जो रिसेंटली है ना 10 अप्रैल को मैंने अनाउंस किया था कि टेस्ट होगा सीएमएडी का। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, अ कॉस्ट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड फ्रॉड टू द कंपनी एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, व्हाट डिस्क्लोजर्स आर टू बी मेड बाय द कंपनी इन इट्स बोर्ड रिपोर्ट। ये एक मैंने क्वेश्चन पूछा था। अब आपको याद होगा इसमें हमने ना एक टॉपिक पढ़ रखा है यहाँ पे चैप्टर 3 में, कॉस्ट ऑडिटर में फ्रॉड रिपोर्टिंग के नाम से, कि अगर एक ऑडिटर को कंपनी में फ्रॉड मिलता है तो उसको ये रहा, उसको फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर अमाउंट जो है वो 1 करोड़ से कम है तो बोर्ड को, और अगर अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो सीजी को। और इसके अलावा अगर अमाउंट 1 करोड़ से कम है और वो बोर्ड को रिपोर्ट कर रहा है, तो बोर्ड को ये कुछ कुछ चीजें कहाँ पे डिस्क्लोज करनी होती है, अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी होती है। ये टॉपिक था। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, देखो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें यही बोला है कि कॉस्ट ऑडिटर है और उस कॉस्ट ऑडिटर ने क्या किया है, फ्रॉड रिपोर्ट किया है। और अब आप बताओ कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर्स आएंगे। मतलब ये फ्रॉड ऑब्वियस से 1 करोड़ से कम वाला होगा, क्योंकि 1 करोड़ से कम वाला होगा तो हम बोर्ड को बताएंगे और बोर्ड कहाँ पे डिस्क्लोजर देगा, बोर्ड रिपोर्ट में। अब किसी स्टूडेंट ने क्या किया, सिर्फ प्रोसेस लिख दिया, सिर्फ जो अभी मैंने प्रोसेस बताया ना आपको, 1 करोड़ से कम 1 करोड़ से ज्यादा, वो प्रोसेस लिख दिया, तब भी मार्क्स कटेंगे। बिकॉज आपसे पूछा क्या है, डिस्क्लोजर्स पूछे है ना। तो जो तुमसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है तुम वही नहीं आंसर करोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे, तुम्हें तो आधे ही मार्क्स मिलेंगे।
तो सबसे पहले तो आपको पूरा वो प्रोसेस समझाना होगा कि हमें कब बोर्ड को रिपोर्ट करना होता है, कब सीजी को रिपोर्ट करना होता है। एंड सेकेंडली आपसे क्या पूछा, डिस्क्लोजर। तो इसका देखो आंसर किस तरीके से है, आप देखो ये कि आपका सेक्शन कौन सा है। जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे, अगर कंपनीज एक्ट का सेक्शन आ रहा है तो ऑब्वियसली हम वहां से स्टार्टिंग करेंगे। तो अंडर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर इफ एन ऑडिटर, अब देखो यहाँ पे हमने वहां पे कैसे बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था कि जैसे ही ऑडिटर को नॉलेज मिलती है फ्रॉड की, विद इन 2 days ऑडिटर किसको इंटीमेट करता है, बोर्ड को। अब कुछ बच्चों ने अगेन क्या करा है, ऐसे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है, एकदम कुछ भी चेंज नहीं करा। ये 3 एरो के 3 ही एरो हैं, यहाँ पे ये 4 एरो के 4, अरे एरो नहीं बनाने, लैंग्वेज लिखनी है। तो अब आप फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, व्हेन द ऑडिटर गेट्स नॉलेज ऑफ फ्रॉड, कॉमा, he shall report it to ऑडिट कमिटी और बोर्ड। अब कितने डेज में रिपोर्ट करना है, विद इन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड। अब ये वाला जो पूरा पॉइंट है ना आपका, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक सेकेंड, जो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है इतना, ये पॉइंट का हमने यहाँ पर क्या कर लिया, लैंग्वेज लिखी, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, अब आप इसी में ही क्या लिख सकते हो, द ऑडिटर शेल इंटीमेट द फॉलोइंग, ऑडिटर शेल इंटीमेट द फॉलोइंग। अब ये ऑडिटर शेल इंटीमेट तो आप लिख सकते हो ना, उसको क्या क्या बताना है, यहाँ पर हमने लिखा है ना इंटीमेट में। अब इंटीमेट द फॉलोइंग के आगे डैश लगाओगे, फर्स्ट लिखोगे नेचर ऑफ फ्रॉड, सेकेंड लिखोगे अप्रॉक्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और थर्ड लिखोगे पार्टीज इन्वॉल्व। ये 3 पॉइंट। अब ये तुम 3 एरो हटा के पॉइंट्स नहीं लिख सकते, इतना सही करना है, समझ आई बात। तो ऐसे बनाने हैं नोट से आंसर्स। और इसके बाद क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 3 में, देन ये रहा पॉइंट नंबर 3 डिस्क्लोज करने वाला, देन द बीओडी शेल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स। अब बोर्ड कहां पे डिस्क्लोज करेगा, इन बोर्ड रिपोर्ट। अब ये 4 है, अब एरो हटा के 4 पॉइंट बना दो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में नेचर ऑफ फ्रॉड, सेकंड में अप्रॉक्स अमाउंट, थर्ड में पार्टीज इन्वॉल्व, फोर्थ में रेमेडियल एक्शन, दैट्स इट। एरो हटाओ पॉइंट्स बनाओ, दैट इज इट। और इसके अलावा थोड़े से वर्ड्स ऐड कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे सिंपल लिखा था मैंने इंटीमेट, अब मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, ऑडिटर शेल इंटीमेट द फॉलोइंग टू ऑडिट कमिटी और बोर्ड। बस ये इतनी सी सेंटेंस तो बनानी पड़ेगी यार, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसका यहाँ पे अगर हम आंसर देख लें, तो आप इसका आंसर देखो क्या है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, तो एक तो आपसे क्या पूछा था, वही फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड क्या डिस्क्लोजर्स है। तो देखो ऊपर तो इसने क्या लिख दिया कि जैसे ही वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है एज ऑडिटर और उसको कोई ऑफेंस मिलता है इन्वॉल्विंग फ्रॉड, देन ही शेल इमीडिएटली, बस आप यहाँ पे देखो वर्ड्स, नॉर्मली हमने फ्लो चार्ट पे क्या लिखा है, इंटीमेट, अब उसकी इसने सेंटेंस बना दी, ही शेल इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर। अब किसको रिपोर्ट करेगा, बोर्ड को या ऑडिट कमिटी को, अगर फ्रॉड का वैल्यू लेस देन 1 CR है, या फिर सीजी को अगर फ्रॉड का वैल्यू मोर देन 1 CR है या 1 CR। एंड इसके बाद में क्या बोला, फॉलोइंग डिटेल डिस्क्लोजर्स जो है टू बी मेड इन द बोर्ड रिपोर्ट। अब मैंने वो 4 एरो बनाए थे, आपको वो 4 एरो हटा के इस तरीके से लिख देना है इसको, नेचर, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, पार्टीज, एक्शन, इतना सा करना है। अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हमें आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी होती है, ठीक है। चलो तो आई होप अभी आपको सारे के सारे जो ये चारों क्वेश्चंस हैं कि हमें कैसे आंसर्स लिखना चाहिए, नोट से कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। और फ्लो चार्ट्स का हमें क्या करना है, हमें अवॉइड ही करना है फ्लो चार्ट से लैंग्वेज बनाने। तो फ्लो चार्ट्स का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि आपको देखो, एक तो क्या होता है हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, एक हम जो है वो डायग्रामेटिक फॉर्मेट में देखते हैं किसी चीज को। तो आपको जो चीजें है ना, जो आपने डायग्राम में पढ़ी है, वो आपको इजीली याद हो जाती है। अच्छा इस पॉइंट के 4 एरो थे, इसका मतलब नाउ वी नो 4 पॉइंट्स बनाने हैं। इसने इसको इतने डेज में बताया था, अच्छा ऊपर मैम ने 30 डेज लिखा था, इसका मतलब इसका टाइम लिमिट 30 डेज।
तो ये चीजें आपको याद ज्यादा इजीली होती है और आप जल्दी पढ़ पाते हो। तो कहाँ आप वो 800 पेज की बुक पढ़ोगे या कहाँ आप मान लो 80 पेज के नोट्स पढ़ोगे, क्या इजी है एग्जाम में पढ़ने से। बट नोट्स को हमें लिखना आना चाहिए और वो कैसे होगा, जस्ट विद प्रैक्टिस। ठीक है, सो ये जो वीडियो है आई होप इससे आपके आंसर्स जो हैं वो सारे आपको मिल गए होंगे। और अगर इसके अलावा भी और भी कोई आपका डाउट है, किसी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा कि मैम ये चीज का हमें क्या सोल्यूशन है, कैसे करना चाहिए, हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर नंबर जो है आप उस पर कॉल करके भी डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।